नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर की जो लास्ट क्लास हम ले रहे थे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। संसाधन भूगोल का जो विषय क्षेत्र था उसे हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण, ये हमारा टॉपिक हो गया था। मानवीय संसाधनों का वातावरण से संबंध, ये टॉपिक हमारा हो गया था। तीसरा जो था वो था प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों का उपयोग, संसाधन उपयोग। और चौथा था हमारा संसाधन नियोजन या प्रबंधन। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो होगा संसाधन भूगोल के जो विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक या मानवीय संसाधन का उपयोग और संसाधन का नियोजन या संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो हमारा लास्ट का जो टॉपिक बच रहा था वो बच रहा था नंबर 4, संसाधन नियोजन। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो जो हमारा चौथा जो हमारा चल रहा था वो था हमारा संसाधन का नियोजन। ठीक है, तो नंबर 4 संसाधन, प्राकृतिक संसाधन ही है। ठीक है, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन। प्रबंधन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो चौथा विषय क्षेत्र जो है संसाधन भूगोल का उसको पढ़ रहे हैं हम अभी। तो इसको भी निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन, इस शब्द से आपको पता चल रहा है कि संसाधन का नियोजन और प्रबंधन तथा सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, किन विधियों के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना। पहला है मूल्यांकन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें श्रेष्ठ संसाधन कौन से हैं और हमारे उपयोग के लिए कौन से संसाधन हैं जो काम में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वे संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सके या हमारे लगातार अविरल जीवन में जो हमारे काम आ सकते हैं, उन संसाधनों का मूल्यांकन करना, उनमें छांटना, जिसको हम बोलते हैं ना छांट करना, तो वो करना। ठीक है, उसके बाद में आता है दूसरा, वो है प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, वितरण प्रारूप। नियोजन वितरण प्रारूप मतलब कोई क्षेत्र विशेष है या कोई राज्य विशेष है, उस क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष में जो संसाधन या प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका नियोजन और वितरण इस प्रकार से किया जाए कि वहाँ निवासित सभी जो जनसंख्या है या वहाँ पाए जाने वाले जो लोग हैं उनमें बराबर बराबर भाग में वितरित किया जा सके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर 4, इसी में प्राकृतिक संसाधनों का सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। अभी यहाँ पे सतत पोषणीय विकास आप पढ़ते आ रहे हो अविरल रूप से। ठीक है, तो सतत प्राकृतिक संसाधनों का सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जो अभी जो संसाधनों का उपयोग हमारी वर्तमान की जो पीढ़ियाँ कर रही है
उन पीढ़ियों के माध्यम से संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाए या इस प्रकार से उनको काम में लिया जाए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन होगी, वो भी इसका आसानी से उपयोग कर सके। जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है, खनिज संसाधन ही है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जिनका उपयोग हमको सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के अंतर्गत करना चाहिए या करना होता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है चौथा, वो है प्राकृतिक संसाधनों की खोज और उनका प्रबंधन। इससे हमारे यहाँ पे तात्पर्य है कि वो जो संसाधन हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उन संसाधनों की जो मात्रा है उसको और बढ़ाया कैसे जाए। तो बढ़ाने के लिए हमको उन संसाधनों की दूसरे क्षेत्रों में भी खोज करनी पड़ती है, उनका प्रबंधन नियोजन करना पड़ता है, तब जाके हमको उन संसाधनों के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम कोयले का करते हैं, पेट्रोल का करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक गैस का करते हैं, दूसरे बहुमूल्य धातु खनिज है उनका करते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज वगैरह, एस्बेस्टोस वगैरह जो हमारे खनिज हैं उनका करते हैं। लगातार हम उनकी खोज कार्य करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने पेट्रोल वगैरह की खोज वगैरह की, जैसे कि हमारे भारत में सर्वाधिक पहले जो उत्पादन होता था वो होता था असम पेट्रोलियम क्षेत्रों में, लेकिन धीरे धीरे जो उसका परिवर्तन हुआ, जो महाराष्ट्र का जो हमारा बेसिन क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन हमारे ज़्यादा होने लगा है। अपने पश्चिमी भारत में जैसे कि राजस्थान हो गया, वहाँ पे भी पेट्रोलियम वगैरह प्राकृतिक गैस का उत्पादन हम करने लगे हैं। साथ ही नए जो हमको बेसिन मिले हैं, ऐसे ही पेट्रोलियम के, प्राकृतिक गैस के, वो हमको मिले हैं हमारी कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे हम केजी बेसिन के नाम से जानते हैं। तो लगातार ये जो हमारी जो खोज कार्य हैं वो भी इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं, संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन के अंतर्गत। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो चारों भाग हैं विषय क्षेत्र के, वो संपन्न होते हैं, जिनके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और उनका नियोजन। दूसरे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे मानवीय संसाधन होते हैं, जिन मतलब कि हम हमारी बात कर रहे हैं, जो मानवीय संसाधन होते हैं वो किस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी वृद्धि किस प्रकार से होती है, ठीक है, उनमें कमी किस प्रकार से होती है, उनमें श्रेष्ठ मानव कार्यात्मकता के दृष्टिकोण से किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा हमारा आता था वो था प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधनों के उपयोग के दृष्टिकोण से, और चौथा और अंतिम हमारा यह है संसाधन नियोजन एवं प्रबंधन। इसमें हमने पढ़े ये बिंदु कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन हमको करना पड़ता है कि श्रेष्ठ कौन से हैं, इनकी मात्रा, श्रेष्ठ संसाधनों की मात्रा कितनी है, कितनी उनकी मात्रा कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में, कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में है, कौन से संसाधन अल्प मात्रा में है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन की बात आ जाती है कि हम उन जो नियोजन है और जो वितरण है वो हमको किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे कोई क्षेत्र विशेष है, कोई प्रदेश है, वहाँ जो लोग निवासित है या निवास कर रहे हैं, उन लोगों को हम संसाधनों का वितरण किस प्रकार से करें, वो जो विधियाँ हैं वो इसमें बनाई जाती हैं। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का जो सतत पोषणीय विकास की बात आ जाती है कि हमारे पास में जो संसाधन मौजूद है वर्तमान में, उन संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार से करें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनका उपयोग कर पाएँ। इसीलिए सतत विकास की विचारधारा दी गई, और सतत विकास की जो विचारधारा है या अवधारणा है उसके अंतर्गत संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि उनका पोषण हो, न कि उनका शोषण हो। ठीक है। उसके बाद में आता है प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं उनका प्रबंधन। संसाधन हमारे पास में मौजूद है, लेकिन हमारी बढ़ती जनसंख्या के लिए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, आपके लोहा वगैरह हो गया, धातु खनिज, प्राकृतिक गैस वगैरह हो गई, क्योंकि जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है,
लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जो हमारे संसाधन है वो नहीं बढ़ पा रहे। तो इन संसाधनों को बढ़ाने के लिए उनका प्रबंधन करना अति आवश्यक है और नए संसाधन क्षेत्रों की खोज करना भी अति आवश्यक है। इसीलिए मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया कि हमारे भारत में लगातार पेट्रोलियम क्षेत्रों की खोज की जा रही है। ऐसे ही नया जो क्षेत्र हमको देखने को मिला है वो हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन या केजी बेसिन जिसे हम बोलते हैं। पेट्रोलियम के अकूत भंडार यहाँ पे रिसर्च किए गए हैं, सर्च किए गए, खोजे गए हैं। उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर पेट्रोलियम का जो भंडार है उससे हम पेट्रोलियम की प्राप्ति कर पाएंगे। हालांकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा विशेष क्षेत्र संसाधन भूगोल का पूरा होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो आता है हमारा संसाधन भूगोल के उपागम, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधन भूगोल के उपागम। संसाधन भूगोल के उपागम भी वही 4 भागों में बांटे गए हैं या 4 हैं, आप पढ़ते आ रहे हो। लगभग सभी भूगोलों में हम उपागमों को पढ़ते हैं, जैसे कि मानव भूगोल में पढ़ते हैं उपागम, ठीक है। सामाजिक भूगोल वगैरह उसमें हम उपागम वगैरह पढ़ते हैं, संसाधन में पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से संसाधनों का भी हम आज देख लेते हैं। संसाधन भूगोल के उपागम, ठीक है। तो उपागम कितने हैं हमारे? 4 उपागम है हमारे पास में। 4 कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले आता है हमारा क्रमबद्ध। लगभग भूगोल में सभी प्रकार की भूगोलों में क्रमबद्ध उपागम दिया गया है। क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। ये हमारा नंबर 1, ये हमारा नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम ये हमारा दूसरा उपागम, ठीक है। उसके बाद में हमारा तीसरा उपागम जो है वो आता है कार्यात्मक उपागम। कार्यात्मक उपागम, ठीक है। ये हमारा तीसरा। उसके बाद में आता है हमारा चौथा और अंतिम उपागम, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट उपागम। तो इस प्रकार से हमारे संसाधन भूगोल में हमें 4 उपागम देखने को मिलते हैं। क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, कार्यात्मक उपागम और विशिष्ट उपागम या विशिष्ट कार्यात्मक उपागम भी हम इसको बोलते हैं। विशिष्ट कार्यात्मक उपागम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये 4 उपागम हैं जिनका अध्ययन हमको करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था संसाधन भूगोल की परिभाषा। संसाधन भूगोल की परिभाषा के पश्चात संसाधन भूगोल का विकास क्रम हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा संसाधन भूगोल का विशेष क्षेत्र। विशेष क्षेत्र के पश्चात में आज हम पढ़ेंगे उपागम, संसाधन भूगोल के उपागम। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। संसाधन भूगोल की परिभाषा वगैरह जो है वो, और संसाधन भूगोल की परिभाषा के अलावा उसका विकास क्रम, और उससे पहले हमने पढ़ लिया था। तो मैं आज परिभाषा और विकास क्रम को एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कि संसाधन तब तक हमारे लिए संसाधन नहीं होते हैं जब तक कि वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं। मतलब वे प्राकृतिक वस्तुएं जो हमारे यहाँ पे मौजूद है, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी सतह पे जो मौजूद है, वो वस्तुएं जब तक कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, जब तक कि हम उनका संवर्धन नहीं करते हैं, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाते हैं। मतलब मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो संसाधन काम में आते हैं उन्हें हम, या जो वस्तुएं काम में आती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम बात करते हैं कि जो संसाधन भूगोल है, संसाधन भूगोल जो है उसकी परिभाषा क्या होती है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखें तो संसाधन भूगोल में मानव और प्राकृतिक संसाधनों का अंतर संबंधों का अध्ययन हम इसके अंतर करते हैं, क्योंकि किस प्रकार से मानव ने उन संसाधनों को अपने उपयोग के लिए बनाया है
उन बातों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, जैसे कि संसाधनों का उपयोग का अध्ययन इसमें करेंगे, मानव संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करेंगे, साथ ही उनके मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे, उनकी श्रेष्ठता का अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिए संसाधन भूगोल कहलाएगा, ठीक है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि संसाधन भूगोल का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार से हमारे सामने आया। सबसे पहले जो संसाधन भूगोल का जो विकास है वो केवल हमारे एक विषय के रूप में देखने को मिलता था, जिसे हम भूगोल के रूप में जानते थे। ऐसे नहीं था हमारे पास में कि संसाधन भूगोल, सामाजिक भूगोल या राजनीतिक भूगोल। हमारे पास में केवल भूगोल एक विषय के रूप में था, लेकिन ये आपके वैश्वीकरण के पश्चात, किसके पश्चात? वैश्वीकरण के पश्चात भूगोल दो शाखाओं में बंट गया, जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में जानते हैं। इसके रूप में जानते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में जानते हैं। तो भौतिक भूगोल हमारा एक अलग स्वरूप हो गया और मानव भूगोल हमारा एक स्वरूप हो गया। मानव भूगोल के अंतर्गत ही हम मानवों और संसाधनों का अध्ययन करने लगे, ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में भूगोल का जैसे जैसे विकास हो रहा था वैसे वैसे ही इसकी शाखाओं का विकास भी हो रहा था, ठीक है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा, क्योंकि उसमें मानव अपनी आर्थिक गतिविधियां करता था, तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करने लगे। धीरे धीरे अब आर्थिक गतिविधियां किस पे संपन्न होती है? संसाधनों पर संपन्न होती है। तो जो संसाधन हमारे होते हैं वो संसाधन हमारे संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाने लगे। प्रारंभ में अगर हम पहले की बात करें तो जो संसाधन है उनका अध्ययन भी हम आर्थिक भूगोल में करते थे और आर्थिक भूगोल का अध्ययन मानव भूगोल में। इस प्रकार से एक कड़ी बनती गई मानव भूगोल। सबसे पहले बात करेंगे भूगोल, उसके बाद में भूगोल की शाखाएं बटी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर मानव भूगोल से वापस आते हैं मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, और फिर 1953 में जिमरमैन ने जब संसाधनों के वर्गीकरण की बात कही, अपनी एक पुस्तक लिखी जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। विश्व के संसाधन और उद्योग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उस किताब में संसाधन भूगोल के बारे में और संसाधनों के बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास जिमरमैन ने किया, ठीक है। तत्पश्चात हमारा जो संसाधन भूगोल का विकास क्रम है वो लगातार बढ़ता गया, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हम उपागमों के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हमारे क्रमबद्ध उपागम की। कौन से उपागम की बात करेंगे? क्रमबद्ध उपागम की। तो हम बाकी के जो हमारे 3 उपागम हैं उनको एक बार मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको मिटा लेते हैं, इसको दोबारा इसको मिटा लेते हैं, फिर दोबारा लिखेंगे आराम से। तो पहला हमारा आता है क्रमबद्ध उपागम, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं एक बार कि क्रमबद्ध उपागम होता क्या है। क्रमबद्ध उपागम किस प्रकार की अध्ययन विधि है हमारे संसाधन भूगोल के। तो बात करते हैं क्रमबद्ध, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्रम के अनुसार। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार, ठीक है। जो क्रम होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। तो क्रम के अनुसार हमारे पास प्रकृति में बहुत सारे संसाधन हमको दिए हुए होते हैं, तो उन संसाधनों का एक क्रम के रूप में, क्रम रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रमबद्ध उपागम कहलाता है संसाधन भूगोल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जितने भी संसाधन हमको प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, जैसे कि लोहा हो गया तो लोहे को एक क्रम में, ठीक है। पेट्रोलियम हो गया तो पेट्रोलियम को एक क्रम में, उसके बाद में जैसे कि मैग्नीज हो गया तो मैग्नीज को एक क्रम में, या हम बड़े रूप में देखें तो जैसे कि धातु खनिज और अधातु खनिज, ठीक है। तो इस प्रकार के जो खनिज हो गए उनको हम एक क्रम के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो क्रमबद्ध रूप में जो पढ़ाई होती है संसाधन भूगोल में, संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों की या मानवीय संसाधनों की, वो हमारे क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत शामिल की जाती है, क्रमबद्ध उपागम के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम समझ गए इसके बारे में कि क्रमबद्ध उपागम हमारा होता क्या है। कि संसाधन भूगोल में संसाधन या प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हमको क्रमानुसार पढ़ना पड़ता है। जैसे कि लोहा हो गया उसको अलग पढ़ेंगे, मैग्नीज हो गया उसको अलग पढ़ेंगे, मृदा संसाधन हो गया उसको अलग पढ़ेंगे, आपका जल संसाधन हो गया उसको अलग पढ़ेंगे,
आपका मानवीय संसाधन हो गया, उसको अलग पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक क्रम के रूप में पढ़ेंगे इनको, तो ये हमारे लिए क्रमबद्ध उपागम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्रमबद्ध उपागम के पश्चात वो आता है हमारा प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम ठीक है, दूसरा हो गया ये प्रादेशिक उपागम। नाम से ही पता चल रहा है प्रादेशिक मतलब प्रदेश। देखो नाम में ही छुपा होता है सब कुछ, जो इनका नाम होता है उसी में छुपा होता है। ये अध्ययन विधियां है, संसाधन भूगोल के उपागम को अध्ययन विधियां भी कहते हैं हम। ठीक है, तो प्रदेश हमारे पूरे विश्व की बात करें तो क्षेत्र विशेष अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संसाधन, अलग अलग खनिज पदार्थ, अलग अलग प्राकृतिक संसाधन हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि मानव संसाधन भी अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपने भारत एशिया में अलग देखने को मिलते हैं, यूरोप में अलग देखने को मिलते हैं, अमेरिका महाद्वीप में अलग देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप में अलग देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक जो उपागम हमारा है, इसके अंतर्गत हम किसी प्रदेश विशेष का चुनाव करते हैं और उस प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले प्रदेश विशेष का चुनाव और वहां पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों, दोनों आगे, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अध्ययन करते हैं कि यहां पर मानवीय संसाधन किस प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के हैं, तो इनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे जैसे लोहा कितनी मात्रा में है, कौन सा लोहे का प्रकार यहाँ पाया जाता है, या कौन सी यहाँ पे मृदा है वो पाई जाती है, स्वरूप किस प्रकार का है, काली मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है, या आपके कौन सा लोहे के प्रकार होते हैं आपको पता ही है कि कौन कौन से हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट है या सिंडेराइट है, ये हमारे लिमोनाइट वगैरह है। कौन से प्रकार के यहाँ पे हमारे कोयले पाए जाते हैं, सॉरी लोहा पाया जाता है। ऐसे ही कोयले का प्रकार हो गया। ठीक है, जैसे कि एंथ्रेसाइट पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है, या फिर लिग्नाइट पाया जाता है, या पीट पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन संसाधनों का किसी प्रदेश विशेष के संदर्भ में अध्ययन करना प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा दूसरा उपागम भी पूरा होता है। अब आता है हमारा तीसरा उपागम, जिसे हम बोलते हैं कार्यात्मक उपागम। कार्यात्मक उपागम। अब देखिए, पहले हमने दो पढ़े। सबसे पहले पढ़ा हमने क्रमबद्ध उपागम, दूसरा पढ़ा हमने प्रादेशिक उपागम और कार्यात्मक उपागम। तो मैंने आपको बोला था कि इनके नाम में ही हमको पता चल जाता है कि इसके अंतर्गत कार्यों को शामिल किया जाएगा। इसको शामिल किया जाएगा कार्यों को, मतलब कि प्रदेश विशेष के दृष्टिकोण से या राज्य विशेष के दृष्टिकोण से किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, दूसरे या द्वितीय प्रकार के कार्य किए जाते हैं, या तृतीय प्रकार के कार्य किए जाते हैं, या चतुर्थ प्रकार के या पंचम प्रकार के कार्य किए जाते हैं। अब जैसे कि एशिया महाद्वीप के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर पांचों प्रकार के कार्य हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहला और दूसरा ये दो प्रकार के जो कार्य हैं वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी भी हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब तीसरी गतिविधि भी हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन चौथी और पांचवी गतिविधियाँ करते तो हमारे लोग ही हैं ज़्यादा, मतलब एशिया के लोग ही करते हैं, लेकिन वो चले गए हैं दूसरे देशों में या दूसरे महाद्वीपों में, जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हमारे कार्यात्मक उपागम की विधि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं।
कि किसी क्षेत्र विशेष में प्राथमिक कार्य हो रहे हैं या द्वितीय कार्य हो रहे हैं या तृतीय कार्य हो रहे हैं, हमारे संसाधनों के प्रचुरता के दृष्टिकोण से, कि संसाधन वहाँ पे किस प्रकार के पाए जा रहे हैं जिनसे वहाँ पे केवल प्राथमिक कार्य हो रहे हैं, या संसाधन इस प्रकार के पाए जा रहे हैं कि वहाँ पे द्वितीय कार्य हो रहे हैं, या संसाधन वहाँ पे इस प्रकार के पाए जा रहे हैं कि वहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज या तीसरे प्रकार के कार्य किए जाते हैं, या फोर्थ टाइप ऑफ एक्टिविटीज या फिफ्थ टाइप ऑफ एक्टिविटीज वहाँ पे की जा रही है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो वहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। तो इनको हम कार्यात्मक उपागम के अंतर्गत संसाधन भूगोल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो तीसरा उपागम है वो भी कंप्लीट होता है, जिसे हम कार्यात्मक उपागम कहते हैं। अब आता है हमारा चौथा और अंतिम उपागम। ठीक है, चौथा और अंतिम उपागम जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट उपागम। विशिष्ट उपागम। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे सामने लिखावट होती है, ठीक है, जो भी शब्द हमारे सामने आता है उसका आधे से ज़्यादा ज्ञान तो हमको उसकी जो अक्षर होता है उससे जब हमको पता लग जाता है कि विशिष्ट शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है। सबसे पहले जोड़ा गया कर्म, उसके बाद में जोड़ा गया कार्य, और उसके सबसे पहले जोड़ा गया कर्म, उसके बाद में जोड़ा गया प्रादेश या प्रादेशिक, उसके बाद में तीसरा जोड़ा गया कार्य, और चौथा हमारे लिए जोड़ा गया विशिष्ट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत किसी प्रदेश को शामिल किया जाता है जिसमें विशिष्ट कार्य किए जाते हैं या विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि हो गया हमारे लिए सोना हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो बहुमूल्य खनिज वगैरह हैं उसकी बात कर लेंगे। तो विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है या कुछ क्षेत्रों में कम है, वो इसके अंतर्गत शामिल करेंगे विशिष्ट उपागम के अंतर्गत। ठीक है, तो विशिष्ट जो उपागम हमारे हैं वो विशिष्ट कार्यों के लिए संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम किसी प्रदेश की अवसंरचना, किसी प्रदेश की अवसंरचना, उसका स्वरूप, किसी प्रदेश की अवसंरचना, उसका स्वरूप, प्रदेश के कार्य, प्रदेश की अवसंरचना, स्वरूप, कार्य, जनसंख्या, संसाधनों की विशिष्टता, संसाधनों की विशिष्टता, का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए विशिष्ट उपागम के अंतर्गत किसी प्रदेश विशेष का चयन किया जाता है, उसके कार्य, उसकी जनसंख्या, उसका स्वरूप, उसकी अवसंरचना तथा उसके संसाधनों की विशिष्टता का अध्ययन हमको करना होता है। ठीक है, अब हम बात कर ले कि संसाधन भूगोल हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है। संसाधन जो भूगोल है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संसाधन आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधनों का उपयोग जब तक हम नहीं कर पाते हैं, जब तक कि हम उन संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक जान नहीं लेते हैं। प्रारंभ में क्या हमने शुरू में ही पेट्रोलियम का उपयोग करना सीख लिया था? नहीं किया था। धीरे धीरे हमने पेट्रोलियम का उपयोग करना सीखा, उसके पश्चात हमने प्राकृतिक गैस का सीखा, उसके पश्चात हमने दूसरे और खनिज पदार्थों का उपयोग करना सीखा। तो ये जो है जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए होते जा रहे हैं उसी का अध्ययन ही हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं अगर ये समय से पहले ही समाप्त हो जाएंगे तो हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को और जो वर्तमान में जो पीढ़ियाँ चल रही है उनको इन संसाधनों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे और बिना संसाधनों के उपयोग के हमारा जो जीवन है वो संपन्न नहीं हो पाएगा या गतिमान नहीं हो पाएगा। क्या आज हम कल्पना कर सकते हैं कि जल के बिना या खनिजों के बिना
हमारा जीवन सुचारू रूप से गति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में संसाधन नहीं होंगे तो हम संसाधनों की कमी के कारण धीरे धीरे, अचानक नहीं होगा तो धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी का जो टॉपिक होगा हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा नया टॉपिक होगा। ठीक है, धन्यवाद।